बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देश की तमाम खबरों पर, बड़ी खबरों पर, राजनीति की कुर्सी के पीछे की कहानी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक अभी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त घोषणाओं यानी फ्री बीज की घोषणाओं पर नाराजगी जाहिर की है। चले, कभी तो हुआ ये। फिर बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की इन मुफ्त की योजनाओं फ्री बीज पर नाराजगी जाहिर की और कहा है कि इसकी वजह से लोग काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार उन्हें मुफ्त में राशन और पैसे बांटती है, इसलिए लोग काम नहीं करना चाहते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जस्टिस BR गवई की बेंच थी और उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन और पैसा देने के बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि वो भी देश के विकास में योगदान दे सकें। इसमें जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच थी और जो पूरा मामला था ये था शहरी इलाकों में बेघर लोगों के शेल्टर से जुड़ा हुआ। और इस पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि ने बताया कि सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को फाइनल करने में लगी हुई है, जो गरीब शहरी बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने से लेकर दूसरी जरूरी मसलों में मददगार होगा। और इस पर टिप्पणी की है जस्टिस गवई ने कि ये जो फ्री की योजनाएं बांटती है सरकार, इससे लोगों में काम ना करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। इससे बेटर होगा कि आप उनको मुख्य धारा में लाइए, ताकि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके देश के विकास के ऊपर। थोड़ा सा अलग तरीके से इस खबर पर आया है सुप्रीम कोर्ट, वरना सीधी चर्चा ये होती है कि भाई आपके सारी सरकारें जो है कर्जे ले लेकर हमारे घी पी रही हैं, वो कर रही हैं सरकारें, उस पर रोक लेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं कही है। मैं एक आपको इंसिडेंट याद दिलाता हूं। 2019 के चुनाव के बाद जब ठंड में दिल्ली में कुछ लोग मर रहे थे और जब कहा था कि जो गरीब बेसहारा लोग हैं इनके लिए शेल्टर नहीं है, तब अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि भाई हम शेल्टर होम बना रहे हैं, और बने नहीं थे। तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही कि आप फ्री की योजनाओं पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आप दिल्ली में जो गरीब लोगों के लिए रहने के लिए नहीं है, ठंड में मरने के स्टेज में चले गए, उनके लिए आप शेल्टर होम क्यों नहीं बना रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि आपके पास उसके लिए पैसा और संसाधन नहीं है? फ्री की स्कीम में आप पैसा डालो, लेकिन गरीबों को रहने के लिए दे नहीं रहे हो। तो मुझे लग रहा है उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नाराजगी जाहिर की थी कि फ्री की स्कीम पे आप सारा पैसा अपना खर्च कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस मामले में चुनाव ये बात जो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कही ना, आप वैसे पहले कह चुका है इस संदर्भ में। वैसे आप कई बार आप लोगों से, नेताओं से आप बात कीजिए तो ये बात कई लोग कहते हैं कि भाई लोगों को अगर घर बैठे राशन मिलेगा और सुविधाएं सारी मिल रही हैं, आप बना करके दे रहे हो। लेकिन इतना नहीं है सर कि आदमी घर बैठ के सर्वाइव कर ले। जो सरकारें जो भी दे रही है इतना नहीं है कि आदमी मतलब घर बैठ के सर्वाइव कर ले। अगर प्रधानमंत्री और वो जिस तबके की मदद कर रहा है, वो जिस तबके को वो एक्चुअली उसकी जरूरत है, वो बहुत गरीब है, बहुत ही गरीब है। उसको अगर ये कुछ राशन मिल जा रहा है या कोई सुविधा मिल जा रही है तो उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। लेकिन अभी आपने जो, मैं दूसरी तरफ बात करता हूं, मैं अभी खबर मुझे शायद आप ही ने भेजी थी, किसने भेजी थी कि महाराष्ट्र सोच रहा है 2 योजनाएं बंद करने के बारे में। मैंने भेजी थी। दो योजनाएं बंद कर, अभी सरकार बनी है, तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी है, वो बंद कर दी है। अभी उसी का वादा करके चुनाव में आए ना, वो बंद कर दी है। कर्नाटक के बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं, वहां पर योजनाएं बंद कर दी है। बेंगलुरु में जो मेट्रो के टिकट हैं देश में सबसे महंगे हैं, उनकी दरें बढ़ा दी गई हैं। पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है। या जो टिकट आपको यहाँ पर 40-50 रुपए का मिलेगा, वहाँ शायद 90-100 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही कहा जाता है हिमाचल के बारे में। सबसे लेकिन चेहराने की बात महाराष्ट्र वाली है। महाराष्ट्र में अगर स्कीमें बंद करने की नौबत आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आफ्टर ऑल पैसा तो उतना ही है ना, सरकारें केवल उसका डिवीजन कर सकती हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना। दिल्ली में क्यों हारे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल की हार का मुख्य कारण मिडिल क्लास की नाराजगी, और मिडिल क्लास की नाराजगी किस बात से थी कि आप डेवलपमेंट का कोई काम कर ही नहीं रहे हो। आप जिस तबके को फ्री बिजली पानी सब कुछ दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, करो उसको, लेकिन साथ साथ बाकी काम भी करने के लिए आपको लगा। दिल्ली की, देश की राजधानी है, कूड़े का घर आपने उसको बना दिया। आपने कहा हम कूड़े के पहाड़ ये दूर करेंगे, आप वो नहीं कर पाए। पैसा लगता है हर चीज के अंदर। शहरों में सड़कों पर गड्ढे भरने पड़ते हैं, हर बारिश के बाद सड़कें टूटती हैं, देश में हर जगह टूटती हैं, लेकिन वो बनानी भी पड़ती हैं दोबारा। आप अगर उस काम को देर से करोगे या नहीं करोगे तो आपने खामियाजा भुगता। 20% केवल दिल्ली के पूरे बजट का, ओनली 20% वो कैपेक्स था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी 80% या तो ऐसी योजनाओं में जा रहा था, सब्सिडी में जा रहा था, या फिर वो रेवेन्यू में जा रहा था, मतलब जो आपको वो तनख्वाहें वगैरह देने में जा रहा था। डेवलपमेंट का काम 20% हो रहा है, और कई सरकारों के पास शायद अब उतना भी पैसा नहीं है। करेंगे क्या अब आप? इसके बाद फिर आप कर्जे लेंगे, कर्जे लेने के ऊपर भी, लेकिन हालांकि एक लिमिट है, आप उससे ज़्यादा कर्जा भी नहीं ले सकते हो। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चिंता बहुत जायज़ है, और इस पर हम लोग अक्सर चर्चा करते रहे हैं, चुनाव के समय भी चर्चा हुई है, क्योंकि
कल्याणकारी योजनाओं का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री बांट के घर में बैठे लोगों को खाना दें। कल्याणकारी योजना का मतलब ये है कि उनको कुछ ऐसा काम दें जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनका जो है उनको उनकी आमदनी हो, वो सशक्त हो और राज्य को भी फायदा हो, उससे रेवेन्यू भी मिले। वो है कल्याणकारी योजना। याद कीजिए पहले जो है तमाम सारी इस तरह की स्कीमें चलती थी कि भाई महिलाएं जो है वो कुटीर उद्योग का काम कर रही हैं, उनको सहायता दे दिया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनको सहायता दे दी गई और उसके बाद वो अपना करती थी। लेकिन ये जो चलन शुरू हुआ ना कि 2000 रुपये महीना फ्री देंगे, 1500 रुपये महीना फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, तो इससे क्या है, ये फ्री मतलब टैक्स पेयर आपके पास लिमिटेड है, उन्हीं पैसे को लेकर के आप, शीला दीक्षित ने दिल्ली में फ्री तो नहीं बांटा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ना। आज लोग उनको याद करते हैं, किसी दिल्ली शहर की तस्वीर बदल दी उन्होंने, जो बेसिक मुद्दे थे उनको एड्रेस किया। तो ये कल्याणकारी राज्य का काम है कमजोर गरीब तबकों को सशक्त बनाना, ना कि उनको निर्भर बनाना। ठीक है सर, अगली खबर पर जा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा था कि अब जरा कांग्रेस की हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस का आगे का जो है वो रणनीति क्या है, चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस जाएगी, क्योंकि भाजपा की हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। तो दो बयान जो है उनकी चर्चा हो रही है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जो है हमारे साथ लाइव जुड़ गई। विजय लक्ष्मी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी को कवर करती हैं। तो हमने ये जानना चाहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी में दिल्ली की हार के बाद कुछ मंथन हुआ, आगे बिहार का चुनाव होगा, अगले साल बंगाल और असम का चुनाव लड़ना होगा, केरल का चुनाव लड़ना होगा, जहां पर लगातार 2 टर्म से कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी में कोई रिशफल होने की उम्मीद है क्या? विजय लक्ष्मी, क्या खबर है? देखिए सौरभ, रीशफल की प्रक्रिया तो कांग्रेस में शुरू हो गई है और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इस हफ्ते जो है रोज एक प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की जाएगी जिसमें रीशफल जो है वो किए जाएंगे। कल उड़ीसा के नए इंचार्ज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई जिसमें नए इंचार्ज बनाए गए। इसके अलावा आदिवासी जो डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज जो हैं वो नए बनाए गए हैं। अब कांग्रेस में लगभग आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रभारी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी बदलने जा रही है। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये जो पूरा खाका बनाया जा रहा है, जो अब रिशफल किया जा रहा है, वो 2029 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है और अब ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देने पर बात की जा रही है। टॉप पर भी कोई बदलाव होने की उम्मीद है क्या विजय लक्ष्मी? मैं आपसे सीधे पूछता हूं, कांग्रेस में कांग्रेस के शुभचिंतकों से अगर आप कुछ कई लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल साहब, और कुछ लोगों का मानना है वो कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, सारे फैसले उन्हीं के थ्रू होते हैं, वो काफी अरसे से इस पद पर हैं और अब उस पद पर किसी और को आना चाहिए। देखिए ऐसी चर्चा जब तक जरूर चलती रहती है और एक धड़ा है कांग्रेस का जो उनकी आलोचना भी करता है, जो मानता है कि वो दक्षिण भारत से आते हैं इसलिए हिंदी भाषी जो उत्तर भारतीय लोग हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे सूत्र अभी फिलहाल तो कोई चेंज जीएसओ यानी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पद पर होने जा रहा हो ऐसा फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। अगले साल केरल के चुनाव हैं और क्योंकि केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो केरल के मुख्यमंत्री बने और केरल का अगर डायनामिक्स भी आप देखें हर 5 साल में अगर पिछले 2 टर्म्स को देखें वो एक्सेप्शंस थे जहां पर सरकार को रिपीट किया गया। तो इस बार उम्मीद है कि केरल में कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है वो सरकार बना पाएगा। तो अगले साल क्या ऐसी कोई स्थिति बन के आएगी वो अब एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये चर्चा चल रही है कि लोग, अब ये तारिक अनवर जो बिहार से नेता हैं, सांसद भी रहे, इन्होंने ये पूछा है कि कांग्रेस, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को अब ये तय करना होगा कि आगे वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी आने वाले चुनावों के अंदर। क्या सेंस बन रही है कांग्रेस में? देखिए सौरभ, कांग्रेस में जो कुछ टॉप लीडर्स से मैंने बात की है वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस अपना नैरेटिव सेट करना चाहती है। वो चाहती है कि उसका एक अपना इम्प्रिंट हो। अब जैसे दिल्ली में भी अगर आप देखें इंडिया ब्लॉक का तमाम दबाव होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी एकला चलो की राह पर ही चलती दिखी। हरियाणा के चुनाव में भी आपको मोटा मोटी वही स्थिति देखने को मिली। तो कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा के चुनावों में लगता नहीं है कि कोई भी समझौता किसी भी राजनीतिक दल से करेगी जब तक कि वो नैरेटिव उसके नैरेटिव के साथ ना मैच कर रहा हो। लोकसभा 2029 का जब चुनाव आएगा तब की तब देखी जाएगी, ऐसी बात कांग्रेस के नेता करते हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा समझौता कांग्रेस की तरफ से होता हुआ नहीं दिखेगा। यानी विधानसभा में एकला चलो या जहां पर बहुत ज्यादा समन्वय हो जाए वहां के अलायंस से तो ठीक है, नहीं तो एकला चलो की रहा। लेकिन लोकसभा में एक बड़ी रणनीति इंडिया ब्लॉक और तमाम विपक्ष के नेताओं को साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति
पर कांग्रेस काम करती बहुत है। शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। सर, अब बिहार का चुनाव आने वाला है, जैसे इसी की बात कर लें, तारिक अनवर साहब ने जो कहा कि आप गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। बिहार में गठबंधन उन्हें मुझे लगता है कांग्रेस करना मजबूरी है, और शायद आरजेडी को भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी चाहेंगे कांग्रेस साथ में रहे। बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस क्या है, जो राज्यों के शक्तिशाली क्षेत्रीय दल हैं, इनकी मर्जी पर है क्या? नहीं, मैं इसको उलट पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो तय करे कि वो किसी के साथ गठबंधन करेंगी कि नहीं करेंगी। पश्चिम बंगाल में वो चाहेंगे तो क्या ममता बनर्जी की इच्छा के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। पिछले चुनाव में आपने देखा कि वो ममता बनर्जी ने अभी लोकसभा चुनाव में भी किस तरह से कांग्रेस को हर कोशिश की हराने की, मतलब उनके फिर से अधीर रंजन की बात होगी कि अधीर रंजन को हराने का तो मान लो ममता जी ने तय ही कर लिया था कि वो तो हारना ही चाहिए। तो उनके साथ क्या होगा? बिहार में क्या कांग्रेस अकेले जा सकती है? नहीं। उसका संगठन ऐसा है तो उनको, बल्कि तेजस्वी जी को भी जरूरत है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी तेजस्वी की मर्जी पर कांग्रेस है। नहीं, मैं सवाल को रिफ्रेश करता हूं। जहां भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है जिस राज्य में, उसको रोकने के लिए कांग्रेस गठबंधन में जाए, या ये ब्लेम अपने ऊपर ले कि ये वोट काटेगी, एंटी बीजेपी वोट काटेगी, लेकिन अकेले लड़े? कांग्रेस को यह तय करना है कि क्या वो पहले स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहती है, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर ऐसा है तो उसे अकेले लड़कर एक बार पूरी संगठन को मजबूती से खड़ा करना चाहिए, जैसा राहुल गांधी भी इस बात पर बार बार चर्चा करते रहते हैं। लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो उसे सहयोगी दलों के साथ जाना चाहिए, किसी न किसी पार्टी के साथ जाना चाहिए, और उसमें जितनी बढ़त हो सके वो उतनी बढ़त नहीं होगी जो अकेले में हो सकती है। लेकिन फिर भी अकेले में दोनों बढ़त हुई ना, अकेले में। अच्छा याद दिलाया है आपने। दिल्ली में जैसे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद भी चुनाव लड़े, वोट मिले, हार गए। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आप पूछा क्या कि भाई आपको क्या मिला? पिछली बार भी 0 मिला था, उससे पिछली बार भी 0 मिला था, इस बार भी 0 मिला। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वाला 0 अलग है पिछली बार से। पिछली बार से ये 0 अलग है क्योंकि हमारा वोट 2% बढ़ गया। तो यही करना है तो फिर तो ठीक है। नहीं, देखिए कांग्रेस में सही कह रहे हैं विजय जी, ये दो तरह के सोच चल रही है। एक सोच बहुत तेजी से बढ़ रही है कि भाई हमें अकेले लड़ना चाहिए, परिणाम जो भी हो, क्योंकि 1990 से लेकर के लगातार हम सहयोगी दलों को जमीन देते रहे और हम पीछे हटते रहे। 90 में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, मुलायम सिंह सरकार बचाई, उसके बाद बनवाई, फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनवाई, फिर लालू यादव को सपोर्ट किया, नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, मायावती को सपोर्ट किया, तो हम अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया, करते करते हम खिसके। तो ये सोच बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक व्यवहारिक सोच ये है, जो कल मैं गया था भाई कांग्रेस मुख्यालय कुछ लोगों से मिलने के लिए, एक व्यवहारिक सोच ये है कि इसमें हमको अलग हर राज्य के हिसाब से अलग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जैसे जहां हमारा गठबंधन, उनका कहना है कांग्रेस के नेताओं का कि जहां हमारा गठबंधन ठीक काम कर रहा है, जैसे तमिलनाडु है, वहां हमारा गठबंधन ठीक काम कर रहा है, हम तमिलनाडु में गठबंधन करेंगे। झारखंड है, ठीक काम कर रहा है, झारखंड में करेंगे। बिहार में भी उनको उम्मीद है ठीक काम कर रहा है, करेंगे। जहां ठीक काम नहीं कर रहा है, जैसे बंगाल है, उनको मालूम है बंगाल में गठबंधन होगा नहीं, होगा भी तो ममता बनर्जी 4 सीटें पकड़ा देंगी, तो कहते हैं वहां हम अकेले लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, जो भी परिणाम हो। दिल्ली में जैसे उन्होंने किया, तो वो इस तरह से राज्यवार नीति बना रहे हैं कि हर राज्य की अलग नीति होगी, और ये नहीं होगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, अकेले लड़के देख चुके, 2022 में प्रियंका गांधी को लॉन्च किया था, सब कुछ किया, सीटें आई 2 और वोट मिला 2.5%। यूपी में भी अलायंस, तो यूपी में भी उनको लगता है कि अलायंस अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मतलब उनका नुकसान होगा। तो ये राज्यवार अलग अलग नीति अपनाने की बात चल रही है, ये एक व्यवहारिक सोच है। कुछ कह रहे थे हर्षवर्धन जी आप? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए तो बहुत साफ है, जहां आप राज्य की सत्ता में कोई भी उम्मीद बने की जा सकते हैं तो समझौता कीजिए, और नहीं तो थोड़ा साहस कीजिए ना। इतना डर डर के क्या राजनीति कर पाएंगे आप? प्रियंका जी सूट बूट पहन के संसद तो चली जाती हैं, लेकिन जो विनोद जी ने कहा कि वहां थी, अरे भाई एको दिन गई क्या? एक दिन जाइएगा, आप बोनट पे खड़े होकर भाई बहन भाषण दे देंगे, कहेंगे प्रभारी महासचिव होंगे, ऐसे नहीं होता। नाव यात्रा निकालते हैं, थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे ये तो बेवकूफी वाला फैसला है, तो नाव उतार देते हैं, उतर के चले जाते हैं। खाट यात्रा निकालते हैं देवरिया से दिल्ली तक, आधे रास्ते में खाट लुटने लगती है तो कहते चलो लौट चलते। ऐसे राजनीति नहीं होती। मेरा ये मानना है कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि किन किन राज्यों में वो सहयोगियों के साथ जाकर सत्ता के नजदीक पहुंच सकती है, बिल्कुल जाना चाहिए। यही राजनीति पूछता हूं ना मैं, बिहार में जाना चाहिए, यूपी, बिहार में, उसके यूपी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यूपी क्या में, अंतर है बिहार और यूपी में? यूपी में सत्ता की कोई गुंजाइश उसे नहीं थी, फिर भी हो गई। यूपी में उसने कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा बना दिया कि आज अखिलेश हर दूसरे चौथे उनको आंख दिखाने की स्थिति में आ गए, वरना कांग्रेस की यही सीट रहती, 2 रहती, 3 रहती। लेकिन
समाजवादी पार्टी भी उसी अच्छा तरह देखिए, की- इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। पहले भी एक मामले में शायद इनको सजा हो चुकी है। जी हाँ, जेल में ही हैं और ये बड़े नेता हैं। 1984 में सिखों का जो नरसंहार किया गया था, खासकर दिल्ली में, उसका दोष सज्जन कुमार पर लगा हुआ था। लेकिन सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। ये संजय गांधी के बड़े नज़दीक माने जाते थे और 1984 के इस हत्याकांड में किसी एक पर्टिकुलर कांड में उनको सजा सुनाई है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। ये इस वक्त हमें खबर मिली। समीर जी, सज्जन कुमार जरा बता दीजिए दर्शकों के लिए। एक समय सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, एचकेएल भगत, ये दिल्ली के बड़े नेता कांग्रेसी नेता थे। कांग्रेस नेता हुआ करते थे। एचकेएल भगत तो इंदिरा गांधी के सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री भी उस समय रहे, और सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, ये तो संजय गांधी के बड़े करीबी लोगों में थे। तो उस समय माकन भी थे। हाँ, उसके बाद जब ये 84 का दंगा अरे इन हुआ, पर आरोप इस किस्म के हैं कि ये भीड़ को लीड करते थे, भीड़ को भड़काते थे, जहां सिख दिख जाए उनकी हत्या कर देंगे। सज्जन कुमार के बारे में तो कहा था कि उन्होंने कहा था कि एक भी यहां से बच के नहीं जाना चाहिए। एरिया को घेर के इन्होंने कहा था कि यहां से एक भी बचकर नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखना। और इन्होंने पूरी भीड़ को नेतृत्व किया था और जिस तरीके से मामला पूरा हुआ था उसके बाद मुझे बहुत लंबा समय लगा। अतुल भाटिया इस केस पर आपको और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। जी अतुल। देखिए, सरस्वती विहार का इस सौरभ ये पूरा मामला है जो 1984 के सिख दंगे थे, उसके अंदर 2 लोगों की हत्या इस पूरे मामले के अंदर की गई थी और इसको लेकर पूरे मामले की सुनवाई जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में चल रही थी। और कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर सज्जन कुमार, जो कि कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, उनको दोषी माना है। 84 के सिख दंगे का जो मामला है उसमें सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है। सरस्वती विहार जो इलाका था उसमें हिंसा के मामले में जो है वो सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। ठीक है ये सर, पूरा ठीक है मामला है सौरभ, ये 1 नवंबर 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राजनगर में 2 सिख सरदार थे, जिसमें जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह की हत्या की गई थी। शाम के करीब 4 से 4:30 के बीच दंगाइयों की भीड़ जो है वो लोहे के सरियों, लाठियों से पीड़ितों के घर पर हमला किया था, जिसके अंदर इन दोनों सिख जो है इनकी मौत हो गई थी। और इसमें 1984 के बाद से आपको याद होगा कि लंबे ट्रायल इस पूरे मामले के अंदर चले हैं राउस एवेन्यू कोर्ट, क्योंकि अभी निचली अदालत है। इसमें इस पूरे मामले में सज्जन कुमार की क्या भूमिका मानी है कोर्ट ने, अतुल? देखिए, सज्जन कुमार, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी और बाकायदा जब सरकार बीजेपी की आई थी तो एसआईटी का गठन इस पूरे मामलों के अंदर, जो 84 के दंगे थे उनके अंदर एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसके अंदर एसआईटी ने यह बात साबित की कोर्ट के अंदर कि जो पूरे दंगे थे उनको भड़काने में, उकसाने में और भीड़ को हमला के लिए, उकसाने के लिए पूरा सज्जन कुमार का इसके अंदर रोल था। बाकायदा एसआईटी ने इसको कोर्ट के अंदर साबित किया है। अतुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बात तो सच है कि ये बड़े बड़े नाम जो थे ये बड़े ओहदों पर भी थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद, जैसा अतुल ने आपको बताया, एक एसआईटी बनाई गई, फ्रेश नए तरीके से उसने इन केसेस को टेकअप किया है और उस एसआईटी की जांच के आधार पर पुलिस ने फिर आगे अपना केस बनाया और सज्जन कुमार एक और मामले में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता 2 सिखों की हत्या के केस में दोषी करार दिए गए।